हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीफाई सक्सेस। और आज हम लेके आ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट प्रोटिस्टस। उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, वो कहाँ पर रहते हैं, उनके न्यूट्रिशंस क्या हैं, या और उनके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। इसीलिए हम ये क्लास ज्वाइन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आ गए हैं किंगडम प्रोटिस्टा को लेकर। तो क्या है प्रोटिस्टास? प्रोटिस्टास आर मेनली सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, यानी कि वो ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो बैक्टीरिया के बड़े भाई होते हैं। वो यूकैरियोट्स तो हो गए, पर सिंगल सेल से कॉम्प्लेक्स मल्टीपल सेल नहीं हो सके, यानी कि यहाँ पर कोई भी टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हो सका और वो सिंगल सेल ही रहे हैं। पर उनमें डेवलपमेंट जो हुआ है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें डेवलप हुआ है और नया नया सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि बट द बाउंड्रीज ऑफ किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। तो इनको कौन से किंगडम में रखा जाए, इसमें दो राय है। बहुत सारे मौत हैं, मेनली बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं जो मेनली साइंटिस्ट दिए हैं। तो उससे क्लियर नहीं होता कि ये प्लांट है, क्या एनिमल है, क्या फंगी है, या फिर बैक्टीरिया है। तो इसीलिए हमने कुछ जनरल फीचर्स को लिए और उनको इस प्रोटिस्टा के क्लास में डाल दिए, किंगडम में डाल दिए मेनली। तो व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर, राइट। तो एक साइंटिस्ट के नज़र में ये प्रोटिस्टन हो सकता है और दूसरे साइंटिस्ट के नज़र में ये प्लांट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं इंक्लूडेड। तो इसीलिए दो क्लास और दो टीम में डिवाइड हो गए कि प्लांट है या फिर प्रोटिस्टन्स है। तो यहाँ पर इस बुक में यानी कि एनसीईआरटी में उन्होंने थोड़े बहुत क्लासेस बता रखे हैं, उनके सब डिविजन्स बता रखे हैं क्या क्या है। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टास आर प्राइमरीली एक्वाटिक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा कि वो क्या है, टेरेस्ट्रियल है या एक्वाटिक है। तो वो मेनली एक्वाटिक है। तो एक्वाटिक का मतलब क्या होता है? एक्वाटिक मतलब ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं, राइट। यहाँ पर फ्रेश वाटर या मरीन कोई स्पेसिफिक नहीं है, इनके जो डिविजन्स है वो अलग अलग जगह पर रहते हैं। तो दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी। मैंने पहले ही बोला कि इस जो क्लास है, इस क्लास में, इस किंगडम में मेनली ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें प्लांट्स की भी क्वालिटी है, एनिमल्स के भी क्वालिटी है, फंगी का भी क्वालिटी है। तो कहाँ पर रखे भाई? कंफ्यूज है हम। तो अभी तक ये इसके बारे में रिसर्च चल रहा है कि कौन से डिविजन्स हैं, उनको और भी क्लैरिफाई करेंगे हम, उनके बारे में और जानेंगे और हम क्लासीफाई करेंगे जो फ्यूचर के बुक्स में आ जाएंगे। तो तब तक पढ़ लो भाई। Being eukaryotes, the protista cell body contains well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. यानी कि कुछ अपग्रेडेशन हुआ है बैक्टीरिया से, और सम है फ्लैजेला और सीलिया। तो बैक्टीरिया के पास ये कॉम्प्लेक्स बॉडीज नहीं थे, फ्लैजेला और सीलिया। यहाँ पर वो अपने दिमाग के अनुसार चल फिर सकते हैं और उनके लिए जो ऑर्गेनल्स चाहिए वो मेनली है फ्लैजेला और सीलिया। फ्लैजेला एक व्हीप लाइक स्ट्रक्चर है, चाबुक की तरह दिखता है, जो उस ऑर्गेनिज्म के एंड में रहता है। लाइक हमारा जो स्पर्म है उसमें भी फ्लैजेला होता है। और सीलिया मेनली बहुत सारे नंबर में होता है, जो हेयर्स की तरह होता है बॉडी के सरफेस में। तो इसके बारे में हम सेल स्ट्रक्चर, जो सेल का चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे बाद में। तो अभी तक के लिए ये जान लो कि फ्लैजेला इज व्हीप लाइक स्ट्रक्चर एंड सीलिया इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और प्रोटिस्ट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। तो बैक्टीरिया में क्या होता था कि बहुत ही ज़्यादा तादाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। तो उससे भी ज़्यादा एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जिसमें
वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा, उसमें अपग्रेडेशन हो गया है, यहाँ पर ऐड हो गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन से भी होगा और सेल फ्यूजन से भी होगा। सेल फ्यूजन मतलब एक पॉजिटिव सेल होगा और एक नेगेटिव सेल होगा, दोनों फ्यूज कर जाएंगे और उससे एक डॉटर सेल बनेगा, राइट। तो प्रोटिस्टा के हम पांचों जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो पहला है क्राइसोफाइट। लेट्स कम टू क्राइसोफाइट। क्राइसो का मतलब होता है गोल्ड। क्राइसो का मतलब होता है गोल्ड और फाइट का मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ, क्राइसो, क्राइसो का मतलब होता है गोल्ड और फाइट का मतलब होता है प्लांट। ब्रायोफाइट, मेनली ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनमें हम जो फाइट पढ़ते हैं वो मेनली प्लांट होता है। और क्राइसो, क्राइसो का मतलब होता है गोल्ड। तो गोल्डन एल्गी ये होते हैं क्राइसोफाइट, जिनको हम डिस्मिड बोलते हैं। और है डायाटम्स। मेनली डायाटम्स आर फोटोसिंथेटिक। तो यहाँ पर लिखा भी है मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। तो क्राइसोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक और उनके अंदर एक गोल्डन एल्गी भी पड़ता है जिसको हम डिस्मिड बोलते हैं। इनमें मेनली फ्यूकोजैंथिन होता है, इसीलिए वो गोल्डन कलर के दिखते हैं। वो फ्यूकोजैंथिन एक पिगमेंट है जिससे उसका फोटोसिंथेसिस का दायरा और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऑक्सीजन प्रोडक्शन की पावर भी बहुत ज़्यादा होती है इससे। दे आर मेनली फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन एनवायरनमेंट ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, इन दोनों में वो एग्जिस्ट कर सकते, एफएम में एग्जिस्ट करेंगे। तो ऐसे याद रखेंगे कि एफएम में वो एग्जिस्ट करेंगे। दे मेनली आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप के बिना नहीं दिखता, और फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। इनके तो हाथ पैर भी नहीं होते, तो इनको स्विम करना नहीं आता, इनके पास फ्लैजेला नहीं होता, सिलिया नहीं होता, तो इसीलिए वो वाटर करेंट्स के द्वारा ही फ्लोट करते हैं पैसिवली। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि वो पैसिवली फ्लोट करते हैं या फिर एक्टिवली, और उनको हम प्लैंक्टन्स कहते हैं। ये मेनली होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फिर से फाइट आ गया, तो फाइट का मतलब ही होता है प्लांट। तो प्लांट, प्लांट प्लैंक्टन्स यानी कि जिनमें प्लांट्स के क्वालिटी होते हैं। और एक प्लैंक्टन होता है, आपको पता ही होगा, जू प्लैंक्टन्स, जिनमें एनिमल्स के क्वालिटी होते हैं। नाउ cell walls form two thin overlapping cells which fit together as in soap box. इनके स्ट्रक्चर अगर हम ट्रांसवर्सली देखें यानी कि पास से देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, सोप बॉक्स जैसा। यानी कि ये पूरा यहाँ पर टाइट होगा, यहाँ पर सील्ड होगा, जिससे यहाँ पर कुछ भी मटेरियल यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता। यहाँ पर एयर पैक्ड हो जाता है, एयर सील्ड हो जाता है। तो सोप बॉक्स की तरह ये स्ट्रक्चर होता है। ये बेस है और ये अपर पार्ट है। तो उसको अगर ऊपर से देखें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा, ऐसा गोल सा। और इनमें मेनली दो तरह के सिमेट्री भी देख सकते हैं, एक है रेडियल और एक है बाइलैटरल। मेनली रेडियल सिमेट्री क्या होता है, अगर किसी भी बॉडी को किसी भी प्लेन से काटो तो अगर वो सिमेट्रिकल होता है तो वो रेडियल होता है। और अगर कुछ ही फ्यू प्लेन्स में अगर हम काटें तब अगर उनमें सिमेट्री होता है, यानी कि इस शेप में अगर हम ऐसे काटें तो यहाँ पर सिमेट्री नहीं हो रहा है, पर अगर ऐसे काटें तो यहाँ पर सिमेट्री हो रहा है। तो एक ही प्लेन में यहाँ पर सिमेट्री हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे बायलैटरल सिमेट्री। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है रेडियल सिमेट्री वाला और ये है बायलैटरल सिमेट्री वाला। ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं डायटम्स के। और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी होता है
तो इसमें मेनली शी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होते हैं। यानी कि अगर ये स्ट्रक्चर हुआ कोई भी डायटम का, तो यहाँ पर ऐसे शी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट करते हैं। नाउ और भी क्या कह रहा है कि द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ which element, that is silica, and it is mainly indestructible। इसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, बहुत ही टफ होता है। Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat। जब वो मर जाते हैं तब जैसे कि उसके बॉडी बहुत ही हेवी होता है, तो वो ओशन के एकदम लास्ट में जाकर स्टैक होता जाता है, यानी कि एक के ऊपर एक जमा होता है। ऐसे क्या होता है, एक बहुत सारे एक्यूमुलेशन के कारण एक लेयर क्रिएट हो जाती है जो पाउडरी होता है, जिसको हम कहते हैं डायटोमेशियस अर्थ। तो डायटोमेशियस अर्थ किससे तैयार होता है? मेनली एक्यूमुलेशन ऑफ डायटम्स, ड्यू टू accumulation of diatoms। So being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups। filtration of oil and syrups। तो filtration कैसे होगा? अगर मेनली ये पाउडरी एलिमेंट्स हैं तो हाइग्रोस्कोपिक है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है लिक्विड्स को अपने अंदर सोक कर सकता है कैपिलरी एक्शन से। तो ऐसे क्या होगा, अगर किसी भी सरफेस पर कुछ क्या कहते हैं, कुछ डर्ट अगर जमा हो जाए, तो उसको अगर उसके ऊपर अगर हम ये डायटोमेशियस अर्थ दे दे, तो वो उसको सोक कर लेगा, और जो ऑयल्स हैं, ऑयल्स को भी वो सोक कर लेगा। ऐसे पॉलिशिंग हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डायटोमेशियस अर्थ यूज किया जाता है। और डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि which organism is the chief producer of ocean। the answer would be chrysophytes और डायटम्स और गोल्डन एल्गी और डेस्मेट। चार नाम है, क्राइसोफाइट, डायटम, गोल्डन एल्गी एंड डेस्मेट। तो चारों में से कोई भी एक ऑप्शन टिक कर देना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज डाइनोफ्लैजेलेट। तो डाइनोफ्लैजेलेट नाम से ही पता चल रहा है कि डायनासोर के साथ कुछ नाता है, पर क्या नाता है? उनके फ्लैजेला। जैसे डायनासोर के पूंछ होती है ना, पूंछ उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसका फ्लैजेला भी उसके बॉडी से बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हम उसको डाइनोफ्लैजेलेट बोलते हैं। दे आर मोस्टली मरीन। तो ये मेनली एम है, एफ एम नहीं है, यानी कि वो फ्रेश वाटर और मरीन दोनों नहीं है, सिर्फ एम है। और फोटोसिंथेटिक है, जैसे हमारा क्राइसोफाइट था फोटोसिंथेटिक, ये भी फोटोसिंथेटिक है। तो ये मेनली प्लांट और जो यूकैरियोट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है इससे संबंधित है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। इतनी कलर कहाँ से आ रहा है यार? इतने कलर मेनली अलग अलग डेप्थ में रहने से होता है, यानी कि जिस डेप्थ में जैसे वेवलेंथ का लाइट उनमें पड़ता है, उनके अनुसार उनके अंदर पिगमेंट्स डेवलप होते हैं। जैसे कि येलो कैरोटिनॉइड की वजह से होता है, ग्रीन भी कैरोटिनॉइड की वजह से होता है, ब्राउन फ्यूकोजैंथिन से होता है, जैंथेनॉइड से होता है, फाइकोएरिथ्रिन से रेड होता है। तो ऐसे नए नए पिगमेंट्स क्रिएट होते हैं जिनसे ये ऐसे कलर के दिखते हैं, डिफरेंट कलर के। और द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। तो इस पिक्चर में देख सकते हैं जो आउटर वाला सेल दिख रहा है ना, ये बहुत सारे सेल वॉल्स हैं जो
मेनली टाइल्स की तरह दिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे नहीं दिया हुआ, पर ये मेनली टाइल्स की तरह दिखते हैं। और ये स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि कौन से तरह के प्लेट्स होते हैं इनके आउटर सरफेस में, और यहाँ पर अंदर यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होता है जो कवर्ड होता है ये स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट से ड्यू टू द प्रोटेक्शन। अगर उनको प्रोटेक्शन चाहिए तो क्या करेंगे वो, तो उनके इवोल्यूशन के दौरान उनके आसपास बहुत सारे ये सेलुलोज टिप प्लेट्स क्रिएट हो गए हैं। जैसे कि हम जो स्नेल्स देखते हैं उनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट के शेल क्रिएट हो जाते हैं, वैसे ही इनके सेल मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा वीक था। तो उनको प्रोटेक्ट करने की वजह से, प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल से, फिजिकल जो भी एनवायरनमेंटल स्ट्रेसेस हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए ये स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स क्रिएट हो गए। और मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला। यहाँ पर दोनों फ्लैजेला होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल और होता है अदर ट्रांसवर्स। तो यहाँ पर हम नहीं देख सकते ट्रांसवर्स वाला, पर लॉन्गिट्यूडिनल जो फ्लैजेला है यहाँ हम देख सकते हैं। और जो ट्रांसवर्स वाला है वो इनके दोनों पार्ट जो अपर और लोअर पार्ट है उनके मिडिल में एक ग्रूव होता है। उस ग्रूव में ये ट्रांसवर्स जो फ्लैजेला होते हैं वो एम्बेडेड रहता है, यहाँ पर छुपा हुआ रहता है। वो भी मेनली जब बहुत ज़्यादा करंट होता है तब ये फ्लैजेला मूवमेंट के लिए आ जाता है और मूवमेंट इजी हो जाता है उसके लिए। तो यहाँ पर ये ग्रुप को हम फारो बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स फारो, इस ट्रांसवर्स फारो में ये फ्लैजेला होता है। और वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स, कोनायोलॉक्स, जो कोनायोलॉक्स है वो एक रेड डाइनोफ्लैजेलेट होता है जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो समुद्र है उसको लाल बना देता है, ब्लड रेड। तो उसको हम रेड टाइड बोलते हैं। और उनसे एक टॉक्सिन भी निकलता है जिससे बहुत सारे मरीन एनिमल्स यानी कि फिशेस और अदर जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। और भी एक फीचर है इस डिवीजन में कि ये बायोलुमिनेसेंस दिखाते हैं, बायोलुमिनेसेंस, यानी कि इनसे लाइट पैदा होता है ड्यू टू टाइड्स। जो वाटर टाइड्स होते हैं उससे जो मूवमेंट होता है, ड्यू टू दैट उनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन से एक लाइट निकलता है, और वो मेनली इस डाइनोफ्लैजेलेट के ग्रुप में ही होता है, दिखाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। द नेक्स्ट इज यूग्लिनॉइड। तो यूग्लिनॉइड ये नाम कैसे आया? तो यू का मतलब होता है ट्रू, और ग्लीना मेनली ग्लेना का मतलब होता है आई बॉल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आई जैसा ही स्ट्रक्चर है, और जो आई बॉल है यहाँ पर न्यूक्लियस को रेफर किया गया है। इस न्यूक्लियस को हम आई बॉल के तरह देख सकते हैं, इसीलिए इस स्ट्रक्चर के वजह से ही हम यूग्लिनॉइड नाम दिए हैं। नाउ मेजॉरिटी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, तो ये एफ है। तो हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पर लिख ही लेते हैं कि क्राइसोफाइट्स आर एफ एम, फ्रेश वाटर एंड मरीन, डाइनोफ्लैजेलेट्स आर ओनली एम, यूग्लिनॉइड्स आर एफ। बाद में हम देखते हैं क्या है। तो now instead of cell wall they have protein rich layer called pellicle which makes their body flexible। तो इवोल्यूशन से क्या हुआ, ये क्राइसोफाइट्स तो कहीं जा नहीं सकते,
उससे डिस्ट्रक्शन बहुत हुआ। डाइनोफ्लैजेलेट में कुछ मूवमेंट के लिए आया जैसे कि फ्लैजेला, पर वो ठीक से मूव नहीं कर सकते थे क्योंकि उनमें स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स था। अब आ गया उनके इवोल्यूशन के द्वारा, वो है प्रोटीन रिच लेयर जो फ्लेक्सिबल था, जिसका नाम क्या है? पेलिकल। यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन कि प्रोटीन रिच लेयर का नाम क्या है? पेलिकल। या फिर बोल सकते हैं कि पेलिकल कौन से मैक्रोमोलिक्यूल से क्रिएटेड हुआ है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और नन ऑफ दिस, तो उसका आंसर होगा प्रोटीन। तो वो मेनली पेलिकल मेनली बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देता है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक, ये भी फोटोसिंथेटिक निकले यार। तो क्राइसोफाइट्स भी फोटोसिंथेटिक थे, जो डाइनोफ्लैजेलेट्स वो भी फोटोसिंथेटिक थे, और अब यूग्लिनोइड्स भी फोटोसिंथेटिक है। तो दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक हैं। पर और एक इवोल्यूशन क्या, जब उनके पास लाइट नहीं आता है तो दे मेनली बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मतलब वो प्रीडेशन करते हैं, यानी कि दूसरे एनिमल्स को और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मार कर खाते हैं। ये मेनली इकलौता ग्रुप है जो बैक्टीरियाज को खाते हैं उनके खाने में। तो इनके जो न्यूट्रिशन सिस्टम का नाम होता है मिक्सोट्रॉफ्स। मिक्सोट्रॉप्स क्या, ऐसे समझ लो, द मिक्सिंग ऑफ ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। बहुत ही आसान। और दे हैव मेनली टू फ्लैजेला, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम दोनों फ्लैजेला देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा जो फ्लैजेला है, ये एक लंबा वाला फ्लैजेला है, और एक दूसरा एक छोटा वाला फ्लैजेला ये है जो यहाँ से निकल ही नहीं पाता, यहाँ पर अंडर डेवलप्ड ही रह जाता है। तो दो फ्लैजेला होते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टिग्मा और आई स्पॉट भी होता है। आई स्पॉट का मतलब होता है जहाँ पर लाइट होगा उसको ये सेंस कर लेगा। जो फोटोन है वो फोटोन का वेवलेंथ ये पकड़ लेता है, और उसी तरह उसी डायरेक्शन में फ्लैजेला को वे भी मूवमेंट में चलाता है और पहुंच जाता है उस लाइट एरिया में। राइट। और प्रेशन हो गया, यहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में हम जान गए। और इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स में हम देखते हैं क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी होता है। तो ये दोनों ही पिगमेंट्स यूग्लिनोइड्स में दिखाए जाते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा बहुत ही आसान, यूग्लिना। तो चलते हैं दूसरे में, क्या है? स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड, मोल्ड का मतलब हम जानते हैं, हमारे जो ब्रेड्स हैं उसमें मोल्ड पड़ जाते हैं। तो ये क्या है? फंगस टाइप। राइट। तो पहले अगर हम देखें तो मेनली क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट्स, ये क्या थे? ये मेनली थे यूकैरियोट्स प्लस यूनिसेलुलर प्लस प्लांट्स। और यहाँ पर नया जो आ गया स्लाइम मोल्ड्स, वो थे यूकैरियोट्स प्लस वन सेल्ड यानी कि यूनिसेलुलर प्लस फंगी। तो इसीलिए साइंटिस्ट के अंदर ये कंफ्यूजन हो गया कि इनको हम कहाँ पर रखें। तो ये फंगल टाइप है। तो फंगस का जो न्यूट्रिशन सिस्टम है वो होता है सेप्रोफाइट, यानी कि वो दूसरे डिकेइंग बॉडी पर उनके एंजाइम को छोड़ते हैं जिससे डाइजेशन होता है, और उससे वो ऑर्गेनिक मैटर्स लेते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, जो मैंने बोला वो मेनली जो पत्ता है, पत्ते के ऊपर वो एंजाइम्स को छोड़ते हैं, यहाँ पर जो डाइजेशन होता है, और वो ये मेनली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनसे वो न्यूट्रिशन पा लेते हैं। नाउ अंडर सुटेबल कंडीशंस, तो यहाँ पर दो कंडीशंस आएगा। condition there are two: favorable
एंड अनफेवरेबल। तो फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है मेनली एक एकजुट हो जाना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक एग्रीगेशन है, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स एक जगह आ जाना। तो ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म है। ये जो हम हेड की तरह दिख रहे हैं इनके सब के अंदर न्यूक्लियस है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म है। तो ये जहाँ पर भी जाएगा, ये डिकेइंग बार्क है, उसके ऊपर वो एंजाइम को लॉन्च करेगा जो ये न्यूक्लियस से प्रोड्यूस्ड है और दूसरे एलिमेंट से प्रोड्यूस्ड है। वो फिर डाइजेस्ट करेगा और वो ऑर्गेनिक मैटर को अपने अंदर ले लेगा। तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। तो ये एक फीट का भी हो सकता है, बहुत बड़ा होता है, राइट। ड्यूरिंग अनफेवरेबल, नाउ अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि वो एक नया सेल को जन्म दे जिसका फंक्शन उसके प्रीवियस सेल फंक्शनैलिटी से मेनली बहुत ही अलग होगा। तो ये जो प्लाज्मोडियम है उससे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फ्रूटिंग बॉडीज तैयार होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मेनली फ्रूटिंग बॉडीज हैं, ये जो सुई की तरह दिख रहे हैं, और उसके ऊपर कुछ सैक्स के जैसा कुछ होता है, बॉल्स के जैसा, छोटे छोटे बॉल्स के जैसा। इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे स्पोर्स। स्पोर क्या मालूम है, वो मेनली यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिनसे फ्यूजन के बिना ही एक नया इंडिविजुअल तैयार हो जाता है। तो इसके मेनली चारों तरफ ट्रू वॉल्स होते हैं, ट्रू वॉल्स होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि ट्रू वॉल्स आते हैं कि नहीं। तो ट्रू वॉल्स के अंदर ये छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, जिस स्पोर्स से फिर से ये प्लाज्मोडियम क्रिएट होता है। तो ये एक साइकिल बन जाता है। तो इससे फिर ये फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस होगा, फिर स्पोर प्रोड्यूस होगा, फिर ये प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस होगा। तो ये एक साइकिल बन जाता है। एंड दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। ये बहुत टेम्परेचर, बहुत वाटर, बहुत सारा पीएच, हाई पीएच, लो पीएच झेल सकता है। एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, बहुत ही टाइम के लिए ये कंजर्व्ड रहता है, इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। यही है, बचने के लिए मेनली ये होता है। और द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि इन द मोड ऑफ डिस्पर्सल ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, द एयर करंट, वाटर करंट, या फिर कोई एनिमल। नो, द आंसर इज द एयर करंट। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्लासिफिकेशन विच इज प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन के अंदर भी बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है। ये मेनली हेटेरोट्रॉप्स हैं और पैरासाइट्स भी। तो हेटेरोट्रॉप के अंदर ही मेनली ये प्रीडेटर और पैरासाइट वाला काम है। पैरासाइट हम जानते हैं कि जिसके बचने के लिए एक होस्ट चाहिए, एक होस्ट बॉडी में रहता है, वो एक्सटर्नली भी रह सकता है, इंटरनली भी रह सकता है। तो यहाँ पर मेनली इंटरनली ही रहते हैं। नाउ प्रोटोजोआ के 4 मेन कैटेगरीज हैं: एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स। तो एमीबा को तो हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं, बहुत ही छोटे से। दे आर मेनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। तो यहाँ पर एफ आ गया, एम आ गया, और यहाँ पर एस भी आ गया, एफएमएस आ गया। तो मॉइस्ट सॉइल पर भी ये रहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये जो प्रोटोजोअन के अंदर मेनली एमीबा है वो है एफएमएस है। और हम यहाँ पर
पहले इन एमीबा को देख लेते हैं। तो एमीबा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का होता है, और जो फॉल्स पीट हम कहते हैं वो और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गन उसमें नहीं होता है, जो इसका प्लाज्मा बॉडी है, यानी कि उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो ही एक्सटेंड होता है जेली की तरह। जेली की तरह एक हाथ की तरह वो एक्सटेंड हो जाता है, और एक्सटेंड होके वो प्रे को दबोच लेता है। अगर यहाँ पर कुछ प्रे आ गया तो ये मेनली क्या करेगा, यहाँ जो उसके अगल बगल में जो प्लाज्मा बॉडी है उसको इस एंड में भेज देगा जो एक्सटेंड होगा, और यहाँ पर वो लूप होल तैयार करेगा जिससे वो इसको कॉर्डन कर लेगा, यानी कि उसको चारों तरफ से पकड़ लेगा, और ऐसे वो जो उसका प्रे है और खाना है उसको निगल लेगा और उसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो यही है फॉल्स फुट, नकली पैर, ये भी कह सकते हैं नकली पैर, और स्यूडो पोडिया। सेम मतलब तो सेम ही है। फॉल्स का मतलब होता है स्यूडो और फुट का मतलब होता है पोडिया। बहुत ही आसान। और मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। तो जैसे कि क्राइसोफाइट में हम देखे हैं कि सिलिका है, तो मरीन लाइफ के सर्वाइवल में एक जो बहुत ही अहम पार्ट है कि इनडिस्ट्रक्टेबल कुछ मटेरियल आपके साथ रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, सनलाइट बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उन फिजिकल जो फैक्टर्स हैं उनसे बचने के लिए कुछ हार्डी ऑब्जेक्ट चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर मरीन फॉर्म्स में सिलिका सेल्स भी होते हैं, और सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट्स। तो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, जिससे हमारे बॉडी में जो है डिसेंट्री होता है, तो वो मेनली एंटामीबा के वजह से ही होता है। नाउ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो जैसे कि हम डाइनोफ्लैजिलेट में देखें कि उनमें फ्लैजेला होते हैं, तो वैसे ही फ्लैजेला यहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। तो ये एनवायरनमेंट में खुला भी रह सकते हैं, पानी में मेनली, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में भी एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ पाया गया है, उसका नाम है ट्राइपेनोसोमा। तो यहाँ पर नाम नहीं देख सकते आप, उसका नाम है ट्राइपेनोसोमा। व्हाट इज द नेम? ट्राइपेनोसोमा। तो दे हैव फ्लैजेला, और द पैरासाइट फॉर्म्स कॉज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस। तो इस एनिमल का नाम होता है ट्राइपेनोसोमा। ये जो आप फिन्स की तरह देख सकते हैं, ये भी फ्लैजेला के ही पार्ट हैं, जो यहाँ पर एक हेड जो दिख रहा है, हेड के जैसा पार्ट यहाँ से ओरिजिनेट होता है, और ये अंडुलेशन यानी कि हिल कर जो सांप बोलो या फिर जो स्टिंग रेज की तरह ये चल सकते हैं। उनके जो फ्लैप्स हैं वो बर्ड्स की तरह फ्लैपिंग करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, वो साइडवाइज फ्लैप करते हैं, और इसी वजह से वो जा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो मेनली ऐसे ही मूवमेंट करते हैं, ये मेनली ट्राइपेनोसोमास है। तो इनकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस होता है। नाउ सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, दीज आर एक्वाटिक। तो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या हैं? एम, दे आर नॉट एम, मैंने क्या बोला था, एक्वाटिक है। तो यहाँ पर एफ और एम दोनों ही आ जाता है, एक्वाटिक। तो यहाँ पर लिख लेते हैं झट से कि सिलिएटेड आर एक्वाटिक, यानी कि एफ एम, बोथ एक्वाटिक, या फिर आप ए भी लिख सकते हैं, पूरा एक्वाटिक ए, ऐसे याद रख सकते हैं। नाउ एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है मेनली चप्पल के जैसा होता है, ऐसा। तो पहले ही बोला था सिलिया क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर देख लें कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये कोऑर्डिनेट तरीके से एक ही तरफ स्ट्राइक करते हैं, यानी कि ये हेयर्स
एक ही तरफ एक ही झटके से स्ट्राइक करेंगे तो वो आगे जाएंगे। तो ये सिलिया है, देख लेंगे। तो ये चप्पल की तरह दिखता है, ये भी देख लिया। और दे हैव अ कैविटी और गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द surface and the coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be steered into gullet। तो यहाँ पर क्या बोला है, मेनली हमारा जैसा मुंह है उनके भी पास एक मुंह है जिसका नाम है गलेट, जो आउटर यानी कि एक्सटर्नली दिखता है। हमारा तो एक्सटर्नली नहीं दिखता क्योंकि हमारे पास लिप्स है, वो इंटरनली माउथ है, तो उनके पास एक्सटर्नल माउथ होते हैं। और अगर कोई खाना यहाँ पर आ जाए तो वो सीलिया मेनली, अगर तुम्हारे एक उंगली पर कुछ रख दिया जाए तो एक उंगली से दूसरे उंगली पर, दूसरे उंगली से तीसरे उंगली पर, तीसरे उंगली से चौथी उंगली पर, ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना एक चीज़ को। वैसे ही एक हेयर से दूसरे हेयर पर, और ऐसे वो जंप करते हुए उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं गलेट पर। ऐसे खाना ट्रांसफ़र होता है। और उनके पास दो तरह के मेनली न्यूक्लियस होते हैं। एक मैक्रो होता है यानी कि बड़ा न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, और एक छोटा न्यूक्लियस होता है। उनका भी अलग अलग काम है। ये मैक्रो न्यूक्लियस है मेनली वेजिटेटिव, यानी कि जो एंजाइम्स बनाने का काम या फिर जो भी फिजिकल काम होगा वो ये मैक्रोन्यूक्लियस करेगा। और माइक्रोन्यूक्लियस मेनली डीएनए फॉर्मेशन और जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरिंग का काम करेगा। और इनमें भी पेलिकल होता है लाइक यूग्लिनोइड्स। और यहाँ पर जो एक नया एडिशन होता है वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो एक्सक्रीशन के लिए, यानी कि जो खाना उनको नहीं पचा उनको डंप करने के लिए ये क्रिएट होता है। नाउ द लास्ट वन इज स्पोरोजोन्स। नाम से पता लग रहा है ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर हमें पता चल गया है क्या है, ये मेनली यूनिसेलुलर यानी कि हैप्लॉइड यूनिसेलुलर बहुत ही छोटा एक पार्ट होता है जिनसे एक बहुत बड़ा फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो सकता है स्पोर से। तो इन दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स that have an infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium। तो हम अच्छे से जानते हैं कि मलेरिया एक डिजीज़ होता है जो मॉस्किटोज से होता है, और उनके मॉस्किटोज के सलाइवा में ये प्रेजेंट होता है, ये प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बहुत सारे स्पीसीज हैं, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम्स। तो ये मेनली जो प्लाज्मोडियम है ये बहुत सारे स्टेज से गुजरता है। ये पहले लीवर में जाता है, लीवर के सेल को डैमेज करता है, फिर हमारे जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनमें दाखिल होता है, और फिर जो आरबीसीज हैं उनमें जाता है, वहाँ पर बहुत सारा चेंजेस करता है जिससे हमको फील होता है कि हमें मलेरिया हुआ है। जैसे कि वो अगर कोई टॉक्सिन आरबीसी में छोड़ देगा तो हमारा बॉडी में फीवर आएगा। तो यहाँ पर एक आप जान सकते हैं कि यहाँ पर एक स्पोरोजॉइट नाम का एक स्टेज होता है। मेनली इसी स्टेज में ये इन्फेक्शन करता है। प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइड स्टेज में इन्फेक्शन होता है। व्हिच इज द इन्फेक्शस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम? द आंसर वुड बी द स्पोरोजॉइड स्टेज। उसका भी डिटेल में जो है कंटेंट वो 12 में है कि इसका स्क्रिप्टोमेरोजॉइड, मेरोजॉइड, स्पोरोजॉइड, साइजोंट, ये सब स्टेजेस हैं। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो दिस इज अबाउट प्लाज्मोडियम एंड ये मैलेरियल पैरासाइट है, ये भी याद रखना है। और विच कॉजेज मलेरिया? ऑब्वियसली अ डिजीज विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, ऑब्वियसली। और हाँ,
यहाँ पर मैंने बोलना भूल गया कि सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में ज़्यादा फेमस जो नाम है, जो अभी हम अगर 11th में शुरू किए हैं तो बार बार हमको नाम मिलेगा, वो है पैरामीशियम। तो ये पैरामीशियम का पिक्चर है, राइट। दिस इज पैरामीशियम। So that's about our प्रोटिस्टा। थैंक यू। और अगर आप ये टोटल पीडीएफ और टोटल पीपीटी आप चाहते हैं तो आपको स्टडीफाई सक्सेस में आना होगा, स्टडीफाई एक्सेस के ऐप में, और वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। सो थैंक यू।